दोस्तों आज हम आपको गुप्त साम्राज्य के बारे में बताएंगे, तो वीडियो को प्लीज़ ज़रूर ध्यान से देखिए। चौथी शताब्दी में उत्तर भारत में एक नए राजवंश का उदय हुआ। इस वंश का नाम गुप्त वंश था। इस वंश ने लगभग 300 वर्ष तक शासन किया। इस वंश के शासनकाल में अनेक क्षेत्रों का विकास हुआ। इस वंश के संस्थापक श्रीगुप्त थे। गुप्त वंशावली में श्रीगुप्त, घटोत्कच, चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, रामगुप्त, स्कंदगुप्त जैसे शासक हुए। इस वंश में 3 प्रमुख शासक थे, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त प्रथम और चंद्रगुप्त द्वितीय यानी कि विक्रमादित्य। चलिए जानते हैं गुप्त साम्राज्य के बारे में। प्रशस्ति और चरित्र। गुप्त काल में प्रशस्ति लेखन का विकास हुआ। प्रशस्ति लेख एक विशेष रूप का लेख होता है जिसमें राजा की प्रशंसा की जाती है। इन प्रशस्तियों में राजा की उपलब्धियों के साथ साथ उसकी महानता के विषय में भी लिखा जाता है। हरिसेन, वत्सभट्टी, वासुल आदि प्रमुख प्रशस्ति लेखक थे। इनकी प्रशस्तियाँ गुप्त काल के इतिहास की जानकारी के प्रमुख स्रोत हैं। इसी प्रकार बाणभट्ट द्वारा रचित हर्षचरित्र और कादम्बरी हर्षवर्धन काल के इतिहास की जानकारी देते हैं। चंद्रगुप्त प्रथम। कुषाण काल में मगध की शक्ति और महत्ता समाप्त हो गई थी। चंद्रगुप्त प्रथम ने इसको पुनः स्थापित किया। उसने अयोध्या और प्रयाग तक मगध का विस्तार किया। वह पाटलिपुत्र से शासन करता था। उसने लिच्छवी वंश की राजकुमारी से विवाह किया था। इस संबंध से मगध और लिच्छवी के बीच अच्छे संबंध हुए और गुप्त वंश की प्रतिष्ठा बढ़ी। चंद्रगुप्त ने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी। समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त चंद्रगुप्त प्रथम का पुत्र था। सभी गुप्त शासकों में वह सबसे महान था। वह एक कुशल योद्धा, विद्वान, संगीतमय और कवि था। इसके साथ ही वह एक कुशल शासक भी था। उसने खुद हिंदू धर्म का अनुयायी होते हुए भी बौद्ध और जैन धर्मों का सम्मान किया। उन धर्मों के प्रति धार्मिक सहिष्णुता की नीति उसने अपनाई। इतिहास में समुद्रगुप्त का नाम एक विजेता और साम्राज्य निर्माता के रूप में लिया जाता है। उसके विजय अभियान के विषय में हमें इलाहाबाद की प्रशस्ति से पता चलता है। एरन अभिलेख और सिक्कों से भी उसके बारे में जानकारी मिलती है। उस समय की अधिकांश प्रशस्तियाँ राजाओं के पूर्वजों के संबंध में जानकारी देती हैं। इलाहाबाद प्रशस्ति के अलावा समुद्रगुप्त के बारे में चंद्रगुप्त द्वितीय की वंशावली से भी जानकारी मिलती है। यह स्तोत्र हमें बताते हैं कि समुद्रगुप्त ने भी महाराज धीराज की उपाधि धारण की थी। विक्रमादित्य। समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी उसका पुत्र चंद्रगुप्त द्वितीय हुआ। इसका दूसरा नाम देवराज या देवगुप्त भी था। यह चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता है। महरौली लोह स्तंभ से भी इसके बारे में जानकारी मिलती है। माना जाता है कि जब राजगुप्त अपनी पत्नी ध्रुव देवी को शक शासक को सौंपने के लिए तैयार हुआ, तब चंद्रगुप्त ने शक खेमे में घुसकर शक शासक को मार डाला। बाद में उसने रामगुप्त को मार डाला और ध्रुव देवी से शादी कर खुद राजा बन गया। उदयगिरी, सांची, मथुरा के अभिलेख, महरौली के लोह स्तंभ अभिलेख और सिक्के चंद्रगुप्त द्वितीय के समय की जानकारी के स्रोत हैं। इन स्रोतों से ज्ञात होता है कि चंद्रगुप्त द्वितीय ने गुजरात, मालवा और सौराष्ट्र के शकों को हराकर उनके क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया था। सफलता से चंद्रगुप्त द्वितीय को पश्चिमी समुद्र प्राप्त हुआ। उसने उज्जैनी को अपनी दूसरी राजधानी बनाई। कुमारगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त प्रथम और समुद्रगुप्त के समान ही कुमारगुप्त प्रथम भी गुप्त साम्राज्य का एक महान शासक था। उसके शासनकाल की जानकारी हमें भीतरी अभिलेख, गढ़वा अभिलेख और मनकुवार मूर्ति अभिलेख से मिलती है। अनेक गुप्त राजाओं की तरह कुमारगुप्त ने भी सिक्के निकाले। इन सिक्कों से उसके शासनकाल के विषय में जरूरी जानकारी मिलती है। उसने 40 वर्षों तक शासन किया। इस अभिलेखों में कुमारगुप्त के अनेक नाम मिलते हैं, श्री महेंद्र, अजीत महेंद्र, महेंद्रादित्य, महेंद्र कुमार आदि। स्कंदगुप्त। कुमारगुप्त के पुत्र स्कंदगुप्त ने शकों तथा हून शासक को हराया। उसने शक्रादित्य की उपाधि धारण की। इस समय हूनों ने उत्तर पश्चिम से कई बार आक्रमण किया था। गुप्त शासकों ने साम्राज्य की उत्तर पश्चिमी सीमा की सुरक्षा की व्यवस्था नहीं की थी। इसका लाभ उठाकर हूनों ने भारत पर आक्रमण किया, जिससे गुप्त साम्राज्य कमज़ोर हो गया और उसका पतन होने लगा। गुप्त साम्राज्य के पतन के बाद कई राज्यों का उदय हुआ, जिनमें प्रमुख थे उत्तर भारत में कन्नौज के हर्षवर्धन का राज्य और दक्षिण भारत में वातापी के चालुक्य और कांचीपुरम के पल्लवों का राज्य। गुप्त साम्राज्य की शासन प्रणाली। केंद्रीय शासक राजा।
केंद्र में शासक सबसे बड़ा अधिकारी था। मौर्यों के विपरीत गुप्त वंश के राजाओं में परमेश्वर, महाराजाधिराज जैसे शानदार पदवियां ग्रहण की। इससे पता चलता है कि उनका साम्राज्य बढ़ गया था और आसपास के छोटे छोटे राजा उनके अधीन थे। राज्य के पास एक स्थायी सेना होती थी। सामंत समय समय पर राज्य को सैनिक सहायता देते थे। राजा सेना, न्याय और कानून के लिए अंतिम अधिकारी था। चीनी पर्यटक फाहियान के अनुसार गुप्त शासक बहुत योग्य थे। सारी जनता में पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त थी। देश में सुख शांति थी। राज्य कर्मचारी भ्रष्ट नहीं थे। राज्य के संरक्षकों को, सभी सेवकों को नकद वेतन मिलता था। फाहियान के विवरण के आधार पर कहा जा सकता है कि गुप्त साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र एक भव्य नगर था। वह इस नगर में अशोक के महल को देखकर बहुत हैरान हुआ। उसने इसमें 67 महलों को देवताओं द्वारा बनाया हुआ बताया। राज्य हमेशा बड़े बेटे को नहीं मिलता था। राजा मंत्रिमंडल की राय मानने को बाध्य नहीं था। दंड विधान बहुत कठोर नहीं था। उन्होंने गुप्तचर विभाग को भी समाप्त कर दिया था। मंत्रिमंडल, केंद्र में एक मंत्रिमंडल था। मंत्रियों का पद वंश परंपरागत होता था। सभी महत्वपूर्ण विषयों में राजा मंत्रियों से सलाह लेता था। सभी विभाग किसी न किसी मंत्री के पास होते थे, जिसके लिए मंत्री ही उत्तरदायी होता था। प्रांतीय शासन, गुप्त राजाओं ने शासन सुचारू रूप से चलाने के लिए उसे कई प्रांतों में बांट रखा था। प्रांतों को मुक्ति कहा जाता था। प्रांतीय शासक मौर्य काल की तुलना में अधिक आज़ाद थे। उदाहरण के लिए उन्हें हर काम के लिए राजा की आज्ञा की जरूरत नहीं थी। प्रांतीय शासकों की नियुक्ति स्वयं सम्राट करता था। प्रांतीय शासकों का संबंध ज़्यादातर राजकुल से ही होता था। प्रांतीय शासक लगभग केंद्रीय शासन के अनुरूप ही था। जितने विभाग केंद्र में थे उतने ही प्रांतों में भी थे। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी आज की यह वीडियो? कमेंट सेक्शन में ज़रूर प्लीज़ इस बारे में बताइए और वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए और चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हमारी आने वाली लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।